हो बच्चों आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई जारी होगी। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने एनसीईआरटी के लिए सीरीज चालू की थी, तो मेरा पहला चैप्टर मैंने आपको करवाया था। आज हम उसी सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम क्लास के अंदर भी मैंने इसे बच्चों को पूछा था कि पहले हम इंडिया के बारे में जान ले कि चैप्टर वाइज करना है जैसा बुक के अंदर दिया हुआ है। तो काफ़ी बच्चों ने कहा था हाँ सर, पहले हम इंडिया के बारे में जान लेते हैं, पहले इंडिया को अच्छी तरह जानेंगे, उसके बाद फिर हम बाहर विदेश को जानेंगे, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो जानेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने आज का जो चैप्टर है, पहले मैं जो एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री जो है, जिसके ना इंडियन हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स है, चैप्टर्स है, वो हम पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उस पर जाएंगे, है ना। क्योंकि देखो, अगर आप अहमदाबाद में हो, आप सूरत में हो, तो आप पहले जो सूरत की जगह है वही घूमोगे ना। पहले अहमदाबाद में जो अच्छी जगह है घूमने लायक वो घूमोगे ना, कि पहले केरला जाके केरला की जगह घूमोगे। पहले गुजरात में जो जो जगह है, अहमदाबाद में जो जो जगह है उससे पहले घूमोगे, फिर बाद में गुजरात के बाहर जाओगे, इंडिया को घूमोगे, फिर इंडिया का भी घूम लिया सारी अच्छी जगह, तो फिर उसके बाद वर्ल्ड में जाओगे घूमने के लिए, है ना। तो इसके लिए हमें पहले हम अपनी इंडिया जो वहाँ पे हम रह रहे हैं, पहले वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का इतिहास जानेंगे, उसके बाद हम बाहर जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री पे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले कि नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले कि अर्ली फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो क्या थे फ्रीडम स्ट्रगल, क्यों हुए, कब हुए, कैसे हुए, वो सब आपको आगे जानने को मिलेगा। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहकार आंदोलन गुजराती में जिसे कहते हैं, और स्वराज्य पार्टी। इसको ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है एनसीईआरटी के एग्जाम के लिए, ठीक है, एनटीएससी एग्जाम के लिए, और है ना एनसीईआरटी बुक के ने भी बहुत थोड़ा ही दिया हुआ ये। तो फिर भी हम इसको, क्योंकि हमें हिस्ट्री किस लिए जाननी चाहिए, मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया। ठीक है, हम ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं और हमें कुछ अच्छी नॉलेज मिले इसके लिए भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं अपना आज का लेसन, आज का चैप्टर, आज का पाठ। ठीक है, सब लैंग्वेज में बोल दिया मैंने, दो ही लैंग्वेज में। इससे पहले मैंने आपको एक सवाल पूछा था लास्ट क्लास में कि जो कोलंबस थे, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि देखो ये यूरोप है, यूरोप के पूर्वी भाग में ये देखो इंडिया है, और उसके पश्चिमी भाग में ये देखो यूएसए यानी कि अमेरिका है। तो कोलंबस जो थे, जब उन्हें ऐसा पता था कि भारत यहाँ से पूर्वी भाग में है, तो वो यहाँ से यूएसए मतलब कि पश्चिमी साइड पे क्यों निकले पहले। ठीक है, मैंने आपको ऐसा सवाल पूछा था कि जब वो भारत का सी रूट ढूंढने गए थे तो वो पश्चिमी भाग में क्यों गए पहले, मतलब कि उनको तो पूरब में जाना चाहिए था, अपनी शिप को पहले ले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी शिप की डायरेक्शन यहाँ पश्चिम में क्यों रखी। उन्होंने पश्चिम में रखी इसके लिए उन्हें वो लैंड मिला, ठीक है, जिन्हें वो हमेशा समझते थे कि वो इंडिया है, लेकिन वो इंडिया नहीं था, है ना। तो आपको कमेंट में बताना है वो कौन सा था। ठीक है, यूएसए ही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया था उन्होंने, तो उनका मानना ये था, उसका आंसर ये, उनका मानना ये था कि जो पृथ्वी है वो गोल गोल घूमती है। ठीक है, तो गोल गोल घूमती है, तो जो अभी जहाँ पश्चिम में है वो अगले बार अगले चक्र में पूरब में होगा, है ना। अगर कोई चीज़ गोल घूम रही है तो एक पॉइंट पे जो भी सारे पॉइंट्स है वो आते रहेंगे, है ना। आप कोई भी चीज़ को गोल गोल घुमाओ, जैसे कि ये गोल घुमाया मैंने ऐसा, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट भी एक बार यहाँ पे होके जाएगा, ये वाला पॉइंट भी एक बार यहाँ पे होके जाएगा। तो उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो, क्योंकि पृथ्वी गोल घूम रही है, तो वो यहाँ से जाएंगे तो पृथ्वी गोल घूमेगी तो वो अपने आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ऐसा उनका मानना था कि अगर पृथ्वी गोल घूमेगी, ठीक है, गोल घूमेगी, तो वो यहाँ से निकल रहे तो गोल घूमते घूमते वो अपने आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। पर ऐसा होता है क्या? नहीं, पर उनका ऐसा मानना था, इसके लिए उन्होंने अपना जो वोयज, जो अपना सी रूट इंडिया को ढूंढने का जो उन्होंने पहला प्रयत्न किया था, मतलब कि जब उन्होंने चालू किया अपनी जर्नी, तब उन्होंने पूर्वी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ना जाके वेस्ट डायरेक्शन में गए वो। ठीक है, आई होप ये आंसर आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपको ये आंसर पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को, और आगे तो हम समझने वाले। ठीक है, तो अपना फोर्थ चैप्टर नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया।
ठीक है। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, 1 सेकेंड। कौन सा रखे, चलो लाल रखते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ना इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंडिया के अंदर, हमने आपको बताया कि कैसे उन्होंने इंडिया की जो जो कमजोर नीतियाँ थी, वीकनेस थी, उसको उन्होंने ना अपने पक्ष में लेके उसके ऊपर राज करके उन्होंने बहुत ही भयानक तरीके से अपने इंडिया के ऊपर राज किया, है ना। कि 1757 से लेके 1857 तक, मतलब कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, एनेक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। कैसे कैसे उन्होंने भारत की अंग्रेजों ने अपने राज्यों को अंदर अंदर लड़ा कर या ऐसी पॉलिसी निकाल कर इंडिया पे हमेशा राज किया, इंडिया का दमन किया, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा किया, येट इंग्लिश रेसाइडिंग इन इंडिया एस्टैब्लिश सच लॉस, कि उनने ऐसी नीतियां बनाई जिसको इंग्लैंड पे ज़्यादा फायदा हुआ इंडिया करते। उनको इंडियन के लिए बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिससे फायदा किसका हुआ ज़्यादा, इंग्लैंड का, और इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया दे मेड इंग्लैंड प्रॉस्परस, है ना। तो अब 1857 रिवॉल्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ रखा होगा। अगर कोई नया स्टूडेंट है जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, ठीक है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके सोशल साइंस का आपको ना वो दिख जाएगा प्लेलिस्ट, उसमें आप देख सकते हो। उसमें मैंने सब डिटेल में बताया, ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट। तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, सबसे पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेज कैसे अपने पे राज कर रहे थे, इससे वो खुश नहीं थे हम लोग। इकोनॉमिक की हम जो इंडियंस थे उनको एकदम गरीब कर दिया था उन्होंने, जो आर्टिस्ट वर्ग थे, किसान थे, उनको तो एकदम उन्होंने एक्सप्लॉइट, मतलब कि एकदम पूरी तरीके से दमन कर रखा था उनका। और ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि मंगल पांडे जो थे वो भी फर्स्ट मार्टियर थे ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। उसके बाद अब हम याद रखते हैं कि ना पार्टीशन ऑफ बंगाल पे, ठीक है। तो एक सवाल ये है मेरा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1857 रिवॉल्ट फेल तो हुआ, ठीक है, लेकिन इससे हमें एक अच्छी चीज़ भी हुई थी इस रिवॉल्ट के अंदर। वो क्या था कि जो हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम है उनकी यूनिटी बन गई थी, बल्कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ आ गए थे इस रिवॉल्ट के बाद, ठीक है। इस रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, जो हिंदू मुस्लिम थे वो एक साथ हो गए कि हम भाई बहन हैं, हम भाई भाई है, ऐसा कि हम भाईचारे से रहेंगे। इस रिवॉल्ट ने सबसे बड़ा काम ये किया था। तो अंग्रेजों को लगा कि अब जब आगे का टाइम आया 1897 से 1897, उसमें राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत बढ़ रही थी इंडियंस के अंदर। जो हिंदू मुस्लिम थे वो एक होके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो इनको लगा कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा अंग्रेजों को, ताकि हम इन्हें जो इनका जो राष्ट्रवाद की जो भावना है उससे हम हटा सकें, ठीक है। तो उसी टाइम पे जो लॉर्ड कर्जन है, ठीक है, जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे, कब से कब 1899 से 1905 तक वो वाइसरॉय थे बंगाल के, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये जो बंगाल है इसे 2 टुकड़े में बांट दूंगा। क्या करूंगा, इसका पार्टीशन करूंगा। तो पार्टीशन मतलब कि इसको 2 भाग में बांट दूंगा मैं, कि एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उस टाइम बंगाल जो था वो अकेला बंगाल नहीं होता था, जो आज का बिहार है, उड़ीसा है, आसाम है और थोड़े पास तक छत्तीसगढ़, उन सबको मिला के बंगाल बना था, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन इतनी थी कितनी, 78 मिलियन। 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है, तो 78 मिलियन सोच लो आप कितने होंगे। उस टाइम पे भारत की 1/4 जो पॉपुलेशन थी वो बंगाल में थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम इतने बड़े बंगाल को एक साथ रूल नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसका विभाजन करना है। उन्होंने ये तर्क दिया अंग्रेजों ने, पर इसके पीछे का जो कारण था वो अलग ही था। क्या था, उन्होंने एक ईस्ट बंगाल, ठीक है, ये जो है अपना ईस्ट बंगाल है और ये जो है अपना वेस्ट बंगाल, इन्होंने 2 टुकड़े में बांटा है इसको, और इसको कहा कि हम इसे 2 टुकड़े में कर दें ताकि हम आसानी से इनके ऊपर पॉलिसी बना सके, इनके लिए सहूलियत हो, इनके लिए जो वहाँ की प्रजा है उनको हम एक अच्छी तरह देख पाए, इसके लिए हम इनका विभाजन कर रहे हैं। लेकिन उसका जो असल जो रीज़न था, कारण था, वो अलग था। जो ईस्ट बंगाल था वो मुस्लिम डोमिनेंट था, यानी वहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम लोगों की थी और वेस्ट में हिंदू लोगों की। तो ये हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते थे। इन्होंने ऐसे लोगों के अच्छे हित को देखते हुए इन्होंने ये विभाजन, ये भागला नहीं पा रहा था, इन्होंने अपने हित को देखते हुए कि ये हिंदू मुस्लिम को अलग करेंगे
और फिर इनकी जो राष्ट्रवाद की भावना है वो फिर टूट जाएगी। इसके लिए इन्होंने ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में किया था। तो आपको एक बात और याद रखना है कि बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, तो 1905 में, ठीक है। तो अब बॉयकॉट एंड इंडिजेनस मूवमेंट, ठीक है। तो ये जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ इसी के विरोध में, ठीक है, भंग मूवमेंट चालू हुआ कब, 1905 में। और वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। 1857 के बाद एक बहुत ही बड़ा ये आंदोलन था, कौन सा, भंग मूवमेंट, ठीक है। तो जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, ठीक है, भागला पारो और राज करो, जिसको गुजराती में कहते हैं ना कि आप अपने दो दोस्त के बीच में ना कुछ करवाना हो तो हम क्या करते हैं, उनके बीच में झगड़ा करवाते हैं बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उनकी जो दोस्ती है वो टूट जाए। या कोई फैक्टर लेके आते हैं कि देख इसने तेरे में ऐसा कहा, उसको बोलते देख इसने तेरे में ऐसा कहा, ऐसा कह के हम क्या करते हैं, उनके बीच में दरार पैदा करते हैं। तो वही क्या था, ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया, भागला पारा और फिर रूल किया। और यहाँ पे डिवाइड कैसे किया, हिंदू मुस्लिम में, ठीक है। तो उन्होंने इसके ना जो इनकी जी पॉलिसी थी इसके खिलाफ में भंग मूवमेंट चालू हुआ, ठीक है। तो बंगाल वॉज अ बिग प्रोविंस एट दैट टाइम। तो बंगाल बताया मैंने कितना बड़ा वो था प्रोविंस, मतलब कि कितना बड़ा राज्य था, कितने सारे पार्ट से बना हुआ था बंगाल उस टाइम पे। तो बंगाल जो था वो सेंट्रल पॉइंट था। सोचो एक चौथाई भाग जो है पब्लिक वो वहाँ से, तो अगर ना राष्ट्रवाद मतलब कि अवेयरनेस हो गया, अवेयर हो गया कि हाँ हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, तो सोचो इंडिया के बाकी जो हिस्से वहाँ पे कितनी जल्दी पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा था कि 1857 वॉर्स में हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर लड़ाई किए थे, और इसी को तोड़ने के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो कौन थे वो, वाइसराय कर्जन, ठीक है। ये अपने इसको लिख देते हैं क्या, एनिमी, ठीक है, विलन लिख देते हैं। ये था एक नंबर का विलन जिसने इसका वाइसराय कर्जन है जिसका बंगाल को ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में बांटा, ठीक है। तो इसी के विरोध में 16 अक्टूबर को बंगाल में नेशनल मॉर्निंग डे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, नेशनल मॉर्निंग डे को गुजराती में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय शोक दिवस, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी खराब है तो थोड़ा सा माफ करना, राष्ट्रीय शोक दिवस ये कहेंगे अपने गुजराती में। तो कब मनाया गया था, 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। और इसका क्या है, तो आपको अगर सवाल पूछे कि नेशनल मॉर्निंग डे या राष्ट्रीय शोक दिवस क्यारे मनावવામાં आवेलू, तो 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो हिंदू मुस्लिम से उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधनी चालू कर दी, कि यूनिटी दिखाने के लिए, क्योंकि जो अपने अंग्रेज थे उन्होंने इन दोनों को अलग करने के लिए ये किया था, भागला पारा था, पार्टीशन किया था बंगाल का। तो इसी को एक्सपोज करने, इसी को मतलब कि दिखाने के लिए कि नहीं हम एक है, इन्होंने एक दूसरे को राखी बांध दी। तो ये जो मूवमेंट है इसके 3 अलग अलग क्या कहते हैं हम, इसकी खासियत थी। क्या क्या करना था इसके अंदर, कि अडॉप्ट इंडिजेनस प्रोडक्ट्स, इंडिजेनस मतलब स्वदेशी, ठीक है। तो इंडिजिनस मूवमेंट मतलब गुजराती में क्या कहेंगे, स्वदेशी आंदोलन या चळवळ। तो स्वदेशी अपनाना था, मतलब कि जो इंडिया के जो बने हुए कपड़े हैं या जो लोकल आर्टिस्ट है उनको अपनाना था। जैसे अभी नरेंद्र मोदी कह रहे अपने पीएम, वोकल फॉर लोकल, लोकल को अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत। तो उस टाइम पे यही था कि हमें इंडिजिनस प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाना है। बॉयकॉट करना है किसका, फॉरेन गुड्स का, जो अभी मोदी जी कह रहे वापिस कि आपको हमें बाहर का सामान, चीन चाइना का जो सामान है वो नहीं खरीदना है। और तीसरा क्या, अडॉप्ट नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन किया, मैंने आपको कहा था कि 1857 में 1854 में ना अपने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर। तो वो इंग्लिश एजुकेशन को नहीं, लेकिन नेशनल एजुकेशन मतलब कि अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में एजुकेशन लेना चाहिए, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ये 3 चीजें उन मूवमेंट उस आंदोलन के अंदर की गई थी, ठीक है। तो इस आंदोलन से बहुत बड़ा फायदा हुआ इंडिया को, क्यों, क्योंकि स्वदेशी अपनाया इंडिया ने। तो जो इंग्लैंड का जो प्रॉफिट था, इंग्लैंड का जो वो था, क्या कह सकते हैं अपनी इंडस्ट्री, वो बहुत बुरा इफेक्ट हो गया। अब अभी के सर्कमस्टेंसेस में आप इंग्लैंड को चाइना से रिप्लेस कर दो। अभी चाइना का कैसे हुआ, अगर हमने चाइना से सब लेना बंद कर दिया तो उनको कितना नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली, उनके पैसे, उनकी जो लॉसेस कितने बढ़ रहे हैं। तो वही कुछ 1905 में इंडिया ने एक वापस किया था, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है, इंग्लैंड अंग्रेजों के खिलाफ। तो आप उसको देख सकते हो कि हिस्ट्री देखो वापस रिपीट हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ हमें हमेशा हिस्ट्री पढ़ते रहना चाहिए।
कब पता नहीं कब काम में आ जाए। ठीक है, तो जो कपड़ा था जो मैनचेस्टर से आता था, शूज, सिगरेट, सब मतलब कि बंद हो गया था, ऑलमोस्ट ना हो गया था इंग्लैंड से। ठीक है, और आज वो क्या हो रहा है, चाइना से बंद हो रहा है। ठीक है, तो इंग्लैंड चाइना एक ही मतलब कि आप एक ही इसको पाले में रख सकते हो, और इंडिया हमेशा एक पाले में। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ना इंडिया के जो कपड़े बने थे, इंडिया के जो लोकल आर्टिस्ट थे वो मतलब कि बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुए। और ये जो मूवमेंट था ये इतना इतना मतलब कि इतना लॉस हुआ इंग्लैंड को कि 6 साल बाद 1911 में इन्होंने क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कर दिया। मतलब कि जो बंगाल का जो उन्होंने भागला किया था उसको उन्होंने ना कर दिया कि ठीक है अब बंगाल एक ही रहेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब हम आगे चलते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। ठीक है, तो अब अंग्रेज जो थे वो चालाक तो थे ही, ये तो हमें पता ही है। अब इन्हें पता चल चुका था कि अगर ये जो भंग मूवमेंट हो रहा है, ये जो हिंदू मुस्लिम इतने एकता बना रहे, अगर ये नहीं रोका जाए तो हमें जल्दी ये देश को छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए इन्होंने वापस हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, वायसराय मिंटो ने और उनके इंडियन वजीर, ठीक है, दीवान वजीर कह सकते हैं, उन्होंने मिलकर क्या किया कि इंडियन नेशनलिज्म को क्रश करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि हम जो अपर क्लास के मुस्लिम्स है, ठीक है, जो उस टाइम में मुस्लिम्स के जो बड़े लीडर्स या बड़े नेता थे, तो उन्होंने उनको ये कहा कि आपको नहीं लगता कि आपको अपने लिए अलग रिफॉर्म्स या अलग पार्टी बनानी चाहिए आपको, क्योंकि उस टाइम पे एक ही पार्टी थी कांग्रेस की। तो अंग्रेजों ने कहा ये कांग्रेस तो खाली हिंदियों के बारे में देखती है, हिंदियों के बारे में सोचती है, आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई हो जो आपके बारे में भी सोचे। ठीक है, तो English became successful in convincing a group of Muslims that they must form a Muslim organization to demand for separate voting rights। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने इनको कन्विंस कर लिया कि जहाँ पे मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि मुस्लिम ही वोट करे खाली, और जो इलेक्शन में लड़ रहा है जो इलेक्शन में खड़े हो रहा है वो भी खाली मुस्लिम ही हो। ठीक है, तो जो मुस्लिम्स होगा वो मुस्लिम्स के लिए अच्छी राजनीति, अच्छी तरह से उनका देखभाल या उनके लिए पॉलिसी बना सकता है। तो ये उन्होंने जो अपर क्लास के लोग थे, जैसे कहते हैं ना कि जो बड़े लोग होते हैं उनका दिमाग, उनको ज़्यादा प्रॉफिट दिखे तो कभी भी अपना दिमाग चेंज कर देते हैं, है ना। ऐसा देखते हैं ना कि मूवीज के अंदर भी कि दो जो टॉप के विलेंस होते हैं वो मुझे हाथ मिला लेते हैं, और जो उनके जो नीचे होते हैं लोग फिर उनको सफर करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हुआ यहाँ पे। मैं उनको विलेन नहीं कह रहा मुस्लिम्स को, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि उन्होंने जो अपर क्लास के मुस्लिम थे उनका माइंड वॉश करके उनको उन्होंने ऐसा कहा कि आपको अपने लिए अलग से चुनाव करवानी चाहिए, अलग से आपका एक दल होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए। तो उसी के अंदर जो रिलीजियस हेड थे मुस्लिम्स के, आगा खान, ठीक है, आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, वाइसरॉय मिंटो और उनका जो पर्सनल मिनिस्टर था डुनलप स्मिथ, उन सब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड क्लासिफिकेशन किया था इस एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो अब जो मुस्लिम्स के जो लीडर्स थे वो कांग्रेस के भी पार्ट थे, तो अब वो वहाँ पे ना जा पाए, इसके वो लोग क्या करते थे कि उसी दिन कांग्रेस की, जहाँ कांग्रेस की मीटिंग होती थी उसी दिन वो लोग मुस्लिम लीग की भी मीटिंग अरेंज करते थे, ताकि जो भी मुस्लिम लीडर है या कोई मुस्लिम का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी मेंबर है, वो कांग्रेस की मीटिंग ना अटेंड कर पाए। तो इसके लिए जो भी बहुत से राइटर्स है ना वो सोचते कि मिंटो जो है ना वही फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म है। ठीक है, क्योंकि जब मिंटो का उनके दिमाग के साथ नहीं खेलता तो आज हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोनों एक भाई भाई बन के रहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता। क्योंकि बहुत से जन ऐसे भी कहते हैं हिस्टोरियन की जो रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान है वो जिन्ना ने बनाया था पाकिस्तान, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर लोग कहते हैं कि ये जो रियल क्रिएटर है वो लॉर्ड मिंटो ही है, क्योंकि इसी की वजह से हिंदू मुस्लिम में इतना कॉन्फ्लिक्ट, इतना झगड़ा हो गया कि लास्ट में आके इनको दो अलग अलग मुल्क, दो अलग अलग राष्ट्र बनाने पड़े। ठीक है, आई होप ये मुस्लिम लीग भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, अब आपको मैं ऐसे कहूँगा कि ना ये टॉपिक पे ध्यान मत दीजिए और जो अंदर का कंटेंट है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरी लाइक ये कुछ नाम है जो आपको याद नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो पूर्वज है, आपके जो पास्ट में कौन कौन थे सेना नायक, कौन कौन थे स्वतंत्र नायक। ठीक है, इसके लिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। दामोदर चप्रेकर, बालकृष्ण चप्रेकर ब्रदर्स, ठीक है, वीर सावरकर जी, बारिंद्र नाथ घोष,
खुदीराम बोस तो 19 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे, सोचो। प्रफुल्ल चक्की, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और रोशन सिंह। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आप सब जानते हो, 23 मार्च को 1931 को उनको फांसी मिली थी, है ना, शहीद दिवस मनाते हैं। और चंद्रशेखर आजाद को भी जानते हो आप, उन्होंने आखिरी गोली अपने शरीर पे मारी थी गार्डन के अंदर। अगर आपको चाहिए कि मैं इनके बारे में अलग वीडियो बनाऊं तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं उनके बारे में भी एक अलग वीडियो बना दूंगा, उनकी एक एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके, ठीक है। तो अब क्या हुआ था कि सूरत में 1907 में जो कांग्रेस का वो हुआ था अधिवेशन, मतलब कि सेशन हुआ था, उसके अंदर कांग्रेस के 2 भाग पड़ गए थे। कौन से? जहाल यानी कि ना रेडिकल्स, ठीक है, अपने गुजराती में इसको कहेंगे, आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। एक उदारवादी थे और एक अपने जो उदारवादी उन्हें कहते थे हम मवाल्स, ठीक है, मवाल्स। और जो रेडिकल्स एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, ठीक है, जो कहते थे कि नहीं हम हिंसा करके हम मार के हमें आज़ादी मिलेगी, उन्हें कहते थे जहाल, रेडिकल्स। और जो सोचते थे कि नहीं हम बॉयकॉट करके हम नीतियां बनाकर हम बिना वायलेंस किए ना आज़ादी पाएंगे, उन्हें क्या कहते? मवाल्स और मॉडरेट्स कहते थे, ठीक है। तो इनका सूरत के कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका विभाजन हो गया, 2 ग्रुप बन गए कांग्रेस के। एक ग्रुप चाहता था कि हम ऐसे काम करें, दूसरा ग्रुप चाहता था हम ऐसे काम करें। तो इसमें कांग्रेस का क्या, 2 टुकड़ा हो गया। और जो ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक नया टर्न मिला, ठीक है। तो ये खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, इनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब कि कुछ ही चीज़ें जो बुक में लिखी हुई है, बाकी 1-2 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है जो बुक में मिलती नहीं है। ये जो फोटो है ना, ये फोटो उनकी एक ही फोटो है उनकी, जो चंद्रशेखर आजाद की जो पूरी लाइफ को आप देखोगे तो उनकी एक ही जो है, जो नेचुरल जो रियल फोटो है, अब वो ये फोटो है, मूछों को टाइट ताव देते हुए और ये जनेऊ पहने हुए, ठीक है। तो इस फोटो की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। अगर आपको ऐसा सुनना है, आपको अगर ये स्टोरी जाननी है तो एक बार कमेंट में लिखना, मैं इसकी अलग स्टोरी बताऊंगा, ठीक है, अपने फन फैक्ट के वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो पर आपको लिखना पड़ेगा अपने सरदार भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु, सुखदेव, रोशन सिंह, इन तीनों के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। अगर आपको सब जानना हो तो एक बार कमेंट में लिखना, ठीक है। तो अब जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, वो कौन से ग्रुप में थे? अपने जहाज, मतलब के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे। उनका क्या कहना था कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ। मैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है અને હું એને લઈને જંપીશ, कि मैं उसको लेके ही मैं रुकूंगा, उसे लिए बिना मैं नहीं रुकने वाला। अपने कहते हैं ना कि यार ये गोल है मेरा, ये गोल मैं प्राप्त कर लूँ, ये गोल मैं अचीव कर लूँ, तभी मैं रुकूंगा, उसके पहले मैं नहीं रुकने वाला। तो वो उनका कहना था। और ये जो बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो बहुत सारे ना फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके लिए गुरु मंत्र बन गया। तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे, ठीक है, वो अपने लिए हंसते हंसते कुर्बान, देश के लिए कुर्बान हो जाते थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हैप्पी टू सैक्रिफाइस रियल लाइफ फॉर मदरलैंड, ठीक है। ये ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पर मैं आपको उनकी भावना बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि उस टाइम पे उनकी भावना क्या हुआ करती थी, ठीक है। आप अपने विवेक से, आप अपने ना जो ऐसा कहते हैं ना कि आप उनको पहचाने कि हाँ उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और आप आज के देखोगे, आज आप अगर आप उनके टाइम पे होते तो क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ होता, या आपके अंदर वैसा कुछ अंश आता, ठीक है। तो बस यही कहने का मतलब है कि मैं आपको उनकी भावना बताना चाहता हूँ कि वो हंसते हंसते अपनी लाइफ अपने देश के लिए कुर्बान कर देना चाहते थे। आज आप वो कर सकते हो क्या? अपने आप से एक सवाल पूछना, ठीक है, मैं भी पूछूंगा तो आप भी ये सवाल पूछना, ठीक है। तो अभी चलो चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो एक मित्र मिलन सोसाइटी है, ये थोड़े एक्टिविटीज़ के नियम है जो आपको खाली पढ़ने हैं। अभिनव भारत समाज और इंडियन पेट्रोइज एसोसिएशन, जिसको बाद में नाम के दिया हुआ भारत माता, ठीक है। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने मतलब कि ना स्प्रेड हुई थी, जो अपने जो स्प्लिट हुआ था जहाल्स में, तो उन्होंने किए थे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था कि अपना थोड़े मैगजीन्स के नेम है, युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी और मराठा, ठीक है, मराठा। उन्होंने क्या किया, मतलब कि ये सब ना उसके नाम थे, मैगजीन्स के नेम थे, जिसके अंदर ये लोग लिखते थे बढ़ चढ़ के अंग्रेजों के खिलाफ, और यूथ जो युवा है देश का, उसको जागृत करते थे कि आप भी आओ और अपने भारत माता के लिए ऐसे मर जाने का भी आप ऐसा अंदर से वो लाओ कि
आप अपने देश को आज़ाद करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसी में 34 रिवॉल्यूशनरीज को है ना अलीपुर में कांड हुआ था एक, तो अलीपुर में 34 अपने जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो मारे गए थे। फिर ना हावड़न में भी कांड हुआ था, ढाका मैसेकर उसमें भी कांड हुआ था। तो ये सब है, तो ये सब में अगर आपको डिटेल में नहीं जाना क्योंकि अपने बुक में दिया हुआ नहीं है और इतने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अपना कि वायसराय विंडो पर, ठीक है, जो अपना पार्टीशन जिसको अभी मैंने जिसके बारे में मैंने अभी इतना कहा, ठीक है, उसके ऊपर भी नवंबर 1909, ठीक है, 13 नवंबर 1909 को रायपुर दरवाजा है ना, रायपुर भजिया हाउस क्या स्पेशल भजिया बनाता है, ठीक है, तो वहाँ पे अहमदाबाद पे उसके ऊपर बॉम्ब फेंका था उसको मारने के लिए, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट स्टेज था, ठीक है, जब उन्होंने किया। सेकंड स्टेज में क्या आता है कि सेकंड स्टेज 1920 से 42 तक, जिसमें काकोरी लूट केस हुआ था, बहुत सब जानते होंगे काकोरी का ट्रेन लूटा था, ठीक है। फिर लाहौर मैसाकर, फिर ड्रॉपिंग ऑफ बम और सेंट्रल पार्लियामेंट में घुस के बम फेंका था ताकि अंग्रेज सरकार जागे बम की आवाज़ से। वो जो बहरी अंग्रेज सरकार थी उसको उठाना चाहते थे, उन्हें ऐसा कहना चाहते कि आप अब हमारी आवाज़ सुनो। और वो कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटीज़ हुई थी। और हम चलो अब जल्दी से हम थोड़े गुजरात के बारे में जो हुआ, गुजरात में कौन थे और क्या थे उसको थोड़े शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अरबिंदो घोष उन्होंने चालू किया था अपना आर्म्ड रिवॉल्यूशन। आर्म्ड मतलब कि हम आवाज़ की ना मार के या मर के हम आज़ादी लेंगे। तो आपको पूछे हु वाज द पियोनियर ऑफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन इन गुजरात, तो नाम क्या आएगा? अरबिंदो घोष। कि गुजरातમાં સૌથી પ્રથમ જે आर्म्ड रिवॉल्यूशन कौन चालू करेलू? तो अरबिंदो घोष। तो पर वो थे ना, वो अपने पीछे रह के काम करते थे कि पर्दे के पीछे, असल में आगे में उनका भाई काम करता था, बारिंदर कुमार घोष, ठीक है। दिमाग उनका होता था और काम उनके छोटे भाई करते थे ताकि किसी को भी उनके बारे में पता ना चले, ठीक है। तो फिर वो गुजरात आया, गुजरात में आके था एक साउदर्न पार्ट, ठीक है, जो दक्षिणी गुजरात है, वहाँ पहुँचे। वहाँ वो छोटू भाई और श्री अब्दुल भाई पुरानी से मिले, ठीक है। और उसके बाद फिर ना साकरिया स्वामी से वो मिले नर्मदा डैम पे, ठीक है, नर्मदा रिवर पर। तो ये सवाल पूछते हैं कि ये मीटिंग कौन सी नदी के पास हुई थी? तो नर्मदा, याद रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं। और फिर अपना जो वाइसरॉय को मारा था, बॉम्ब फेंका था रायपुर दरवाजा के हाउस के पास, ये सब गुजरात के एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आपको ये चीज़ याद रखना है कि अरबिंदो घोष ने एक स्कीम फॉर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्या है कैसा है वो उन्होंने लिखा था अपनी बुक भवानी मंदिर में, ठीक है, ताकि वो गुजराती जो युवा है उसको वो एनकरेज कर पाए, उससे वो क्या कर पाए, जागरूक कर पाए। और आपको पता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि ना, अब अपना गुजराती लैंग्वेज है ना, वो अलग है। तो उसको आप पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, इसको गुजराती आता है वो पढ़ सकता है, लेकिन जो अंग्रेज सरकार है वो तो नहीं पढ़ सकती, ठीक है। तो बुक्स, तो वो लोग क्या करते थे, ठीक है, बुक्स का टाइटल देखो, देशी वनस्पति दवाओं, जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि इस बुक के अंदर क्या है, वनस्पति की दवा के बारे में लिखा हुआ है। या नहावाना साबुन बनावानी रीत, इसमें क्या सबको लगेगा कि कोई नहाने का साबुन बनाने का रेसिपी लिखी हुई है, ठीक है। और कसरत, गुलाब नो किस्सो, कसरत में क्या लगेगा, एक्सरसाइज के बारे में लिखा होगा। ये सब बुक का कवर होता था, लेकिन उसके अंदर बॉम्ब कैसे बना है, ठीक है, अपने आगे क्या प्लान करने वाले हैं, वेपन्स कहाँ मिलेंगे, गन्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ से उसको उठाना है, वो सब लिखा होता था और गुजराती लैंग्वेज में, ताकि ये ब्रिटिशर्स को समझ में भी नहीं आए और उन्हें पता भी ना चले, ठीक है। और ऊपर बुक का टॉपिक का टाइटल भी वो इधर ऐसा रखते थे अलग, ताकि किसी को शक ना हो। तो फिर एक गंगानाथ विद्यालय एस्टेब्लिश हुआ था नियर चांदोल और करमेला, ठीक है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, खाली गंगानाथ विद्यालय याद रखने हैं, ठीक है। तो वो क्या करता था, सीक्रेट जो है ना वो होता था कि जहाँ पे वहाँ के जो लोग थे उन्हीं को पता होता था कि कहाँ पे कब रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है, कहाँ पे कब बॉम्ब फेंकना है, कहाँ पे क्या करना है, वो सब सीक्रेट रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज़ करवाता था, ठीक है। जैसे अपना रॉ है, वो कहते हैं सीक्रेट मिशन ना करते, वैसे ये लोग सीक्रेट एक्टिविटीज़ करते रहे। फिर फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में कहाँ कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ऑलमोस्ट जहाँ भी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी उस टाइम पे, वहाँ पे भी इन्होंने फॉरेन कंट्रीज में भी रिवॉल्यूशनरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि जो भारत के जो रिवॉल्यूशनरीज थे, ठीक है, वो खाली गुजरात या इंडिया तक सीमित थे, उन्होंने देश के बाहर भी ये हमले किए, उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ की ताकि उन्हें लगा कि अब नहीं, अब इंडिया एक
जो राष्ट्र के रूप में तैयार हो चुका है। ठीक है, तो उसका जो चालू करने वाले कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, मदन लाल धिंगरा, वीर सावरकर, लाला हृदयलाल, चंपक रमन पिल्लाई, मौलाना अब्दुल्ला, मैडम भिक्काजी कामा, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट नेम्स है। ठीक है, तो अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, ये पिस्टल्स जो थे वो हम इंग्लैंड से लेके आते थे इंडिया के अंदर, और कहाँ पे उनको जो खाने का सामान है उसके अंदर छुपा के लेके आते थे, ताकि ब्रिटिशर्स को पता ना चल सके कि यहाँ पे रिवॉल्वर है। क्योंकि वहाँ पे इंडिया के अंदर इतने एडवांस गन्स मिलते नहीं थे। ठीक है, तो इंग्लैंड पे क्या थोड़े आधुनिक जो साइंटिफिकली और थोड़े नए टाइप के गन्स होते थे, तो उसको वो लोग सीक्रेटली इंडिया भेजते थे, ताकि इंडियन यूथ रिवॉल्यूशनरीज उसको यूज़ करे। और फिर क्योंकि आमने सामने की अगर लड़ाई हो रही है, तो अगर सामने वाला ताकतवर है तो हमें भी ताकतवर होना पड़ेगा ना। अगर सोचो कि ना, अब होली का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास पिचकारी है और सामने वाले के पास वो कोठरी है। ठीक है, तो फोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन खाली एग्जांपल बता रहा हूँ। अब तुम पिचकारी से कितना लूट मारोगे, वो कोठरी से कितना दूर से भी तुम्हारे पास डायरेक्ट फोड़ सकता है, पर तुम पिचकारी से इतना दूर नहीं जाएगा ना पानी। तो ऐसा ही कुछ था, तो अब तुम्हें भी कोठरी लेनी पड़ेगी अगर तुम्हें दूर फेंकना है। तो उसी टाइप का ऐसा था कि लड़ने के लिए हथियार चाहिए थे आधुनिक टाइप के, तो उसको वो लोग इंग्लैंड से मंगवाते थे। और फिर है ना, मदनलाल धिंगरा ने, ठीक है, जो मैंने कहा विलियम वाइली को मार दिया इंग्लैंड में। ठीक है, जो मतलब कि दमन करते थे, रिवर्सली एक्टिविटीज जो होते थे उसके खिलाफ, मतलब कि बहुत जो सताते थे, जो भी पकड़े जाते थे उन्हें बहुत टॉर्चर करते थे अपनी जेल्स में, तो उसको उन्होंने मारा मदनलाल धिंगरा ने। तो ये सवाल पूछता है, मदनलाल धिंगरा ने किसे मारा था, या विलियम वाइली को किसने मारा? तो क्या आंसर आएगा? मदनलाल धिंगरा। फिर 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, जिसका नाम में बाद नाम किसे चेंज किया? लाला हृदयलाल ने गदर पार्टी को। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का ये अलग नाम दिया था गदर पार्टी, और जिसे किसने चेंज किया था? लाला हृदयलाल ने। फिर उसके बाद है ना, चंपक लाल रमन पिल्लाई ने एक हिंदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल जर्मनी में उन्होंने इसकी स्थापना की, जिसका मकसद क्या था कि वो इंग्लैंड पे हमला करे इराक को हेडक्वार्टर बना के। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था जर्मनी में। वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैडम कामा ने, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, वो वहाँ पे उन्होंने लहराया था। ठीक है, उसके बाद राजे महेंद्र प्रताप ने एक प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट मतलब काम चला गवर्नमेंट, ठीक है, जो कुछ दिनों के लिए काम चला होती, उन्होंने ऐसी गवर्नमेंट बनाया। ठीक है, अंडर राष्ट्र प्रमुख इन अफगानिस्तान, और जिसके ने क्या वो लोग है ना गवर्नमेंट बना के, क्योंकि जो हमले का जो अटैक करने का जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट ही देगी। ठीक है, तो इसके लिए वो लोग वहाँ पे अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट बना के हमले करने का आदेश देते थे, और फिर ये लोग हमले करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद अपना ना एक बहुत ही कॉन्स्पिरेसी था ना, मतलब कि ना गालिबनामा। ठीक है, वो क्या होता था कि उसमें रेशमी रुमाल में, ठीक है, रेशमी मतलब सिल्क हैंकरचीफ में वो लोग एक संदेशा लिखते थे, जिसके ने वो सारे मुस्लिम्स को यूनाइट होने का कहते थे। ठीक है, तो वो जो रुमाल था वो पकड़ा गया था। मैं सोचो ऐसे ऐसे हथकंडे ऐसे अपनाए थे कि ना रुमाल पे लिख के वो लोग है ना सारे मुस्लिम्स को बोलते थे कि अभी आप एकजुट हो जाओ। ठीक है, तो फिर राजा महेंद्र प्रताप ने एक गोल्डन स्ट्रिप, ठीक है, भेजे थी किसको? अपने साइन के साथ रशियन जार को। बड़ा रशिया के जार होते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने उसको कहा कि आप इंग्लैंड से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो और इंग्लैंड के खिलाफ हमला कर दो। फिर ट्रॉट्स्की थे, जो रशियन रिवॉल्यूशनरी थे, उन्होंने कहा था कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। फिर सोहनलाल पाठक बर्मा, जिसको आज हम म्यांमार कहते हैं, और परमानंद सिंगापुर में उन्होंने ये एक्टिविटीज चालू की। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है आपको वही याद रखने का है, और आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही करेंगे। अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में, जो उसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें देखेंगे। क्योंकि लेक्चर का लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है, और मैं ये नहीं चाहता कि आप इतना लंबा वीडियो देखो इसके लिए। ठीक है, और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो उसे लाइक कर देना, और जो मैंने आपको सवाल पूछे या कुछ पूछे उसको आपको कमेंट करके आंसर देना ही है। और आपका चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ये करना भी है, और शेयर भी करना है। क्योंकि अगर ये बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे तो उनको आपको ये पहुंचाना है उन तक ये वीडियोस, सारे वीडियोस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के। तब तक के लिए
बाय।